हेलो एवरीवन। तो आज फिजिक्स का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम यांत्रिक टॉपिक से कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे जो घटनाचक्र की किताब से लाए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हम आज के चैप्टर यांत्रिकी के क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करने से पहले हम यांत्रिक के बारे में समझते हैं कि यांत्रिकी है क्या, मैकेनिक्स है क्या, मैकेनिक्स में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं। तो मैकेनिक्स का परिभाषा मैंने लिखा है। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी पिंडों पर बल लगाकर, कोई पिंड है उस पर हम बल लगाएं, बल लगाकर क्या किएगा, उसमें विस्थापन में परिवर्तन करेंगे। विस्थापन में परिवर्तन करने के बाद उस पर जो व्यवहार में परिवर्तन होगा ना, उसी का अध्ययन हम मैकेनिक्स में करेंगे। ठीक है, कोई वस्तु पर हम बल लगाकर उसके में विस्थापन कर देंगे, यानी कि गति में चल जाएगा, तो इसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जो भी है इसमें। तो इसका बारे में जो अध्ययन करते हैं ना, वही मैकेनिक्स में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इस टॉपिक में पूरा यांत्रिकी के क्वेश्चन रहेगा जो प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं एग्जाम में, विभिन्न एग्जाम, बीपीएससी हो गया, आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, जो भी एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है सबका डिस्कशन आज इस वीडियो में हम यांत्रिकी टॉपिक से करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 में लिखा है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। मतलब क्या हुआ कि कोई साधारण कोई यंत्र है, कोई डिवाइस का उपयोग हम कोई व्यक्ति को कैसे सहायता करता है। तो इसको सहायता करता है कि मतलब इसका ऑप्शन कैसे है, कम काम करने में, नहीं इसमें बात नहीं है, काम को कम कर देता है, बात कुछ है लेकिन और आगे पढ़ते हैं। कम बल का प्रयोग करने पर भी उतना ही मात्रा में काम करने में, यानी कि बल का प्रयोग कम करेंगे और काम उतना ही मात्रा हमको हो जाए। तीसरा ऑप्शन क्या है, उतना ही कम मात्रा में काम और धीरे धीरे करने में, उतना ही मात्रा में काम अधिक तेज़ी से करने में, ऐसी बात नहीं है। इसका ऑप्शन हम सही पढ़ करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई हम यंत्र का उपयोग करेंगे, साधारण यंत्र का उपयोग क्यों करेंगे, हमारा काम कम बल लगे जिसमें हम अपना मेहनत कम लगाएं और काम हमारा पूरा हो जाए। यानी कि किसी काम को हम कर रहे हैं, चाहे कोई वस्तु को उठा ही रहे हैं तो हम अपनी हाथ से उठाएंगे, जो भारी वस्तु नहीं उठ पाएंगे, लेकिन किसी मशीन की सहायता से उठाएंगे तो हमारा तो बल कम लगा लेकिन काम तो हो गया मेरा ना। इसका मतलब आंसर बी इसका होना सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है, यानी कि एक सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। तराजू जो झुकने वाला होता है, बटखारा जिस पर रखाता है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगा। अगर कोई मान लो एक तराजू है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ बटखारा रखा हुआ है, यहाँ पर कोई आदमी बैठा है, ठीक है, और इस पर सेंसिटिव है एकदम, यहाँ कांटा लगल है एकदम तुरंत कि पाठ्यांक 1 2 3 4 हो रहा। तो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है और वह सांस लेता है, गहरी सांस ले रहा है, तो गहरी सांस ले रहा है तो उसका वजन तो बढ़ रहा है ना। सांस आके कोई वायु का तो वजन कुछ है, वायु का अगर 500 ml भी वायु ले रहा है अंदर गहरी सांस में, तो उसका तो 500 ml अंदर चला गया, तो 500 ml तो उसका वजन बढ़ गया, तो इसका रीडिंग क्या होगा, रीडिंग इसका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है। सदिश राशि के तो पता है, सदिश राशि जिसका परिणाम और दिशा दोनों होगा। सदिश राशि में क्या होगा कि परिणाम और दिशा इसमें दोनों होगा। परिणाम और दिशा किस में है, विस्थापन, बल, वेग, आयतन। इसमें सदिश राशि नहीं है, ध्यान से पढ़ना है कि इसमें नहीं है, आयतन नहीं होगा। ऐसे भी सदिश राशि देखना जो जिसमें वह लगा होगा ना, वो अधिकतर सदिश राशि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है जिसमें बल और विस्थापन होना चाहिए। बल विस्थापन सदिश राशि कौन है, चाल में सदिश राशि है, नहीं। सिर्फ चाल एक दूरी को जो चाल 1 घंटा में कितना दूरी तय कर रहा है इसके बारे में व्यक्त करता है, प्रति घंटा के हिसाब से। समय है, विस्थापन है और दूरी है। दूरी भी एक डिस्टेंस है, दिशा नहीं बताती है। चाल दिशा नहीं बताती है, समय भी दिशा नहीं बताती है, विस्थापन दिशा बताती है। विस्थापन किसे कहते हैं समझ लेते हैं। एक विस्थापन एक जगह से अगर हम इधर के जा रहे हैं उधर की ओर और 5 किलोमीटर हम गए हैं, तो 5 किलोमीटर नॉर्थ की ओर, यानी कि चाहे ईस्ट की ओर जो भी हो, ईस्ट की हमारे ईस्ट मान लेते हैं, 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर हम जा रहे हैं तो ये 5 किलोमीटर विस्थापन हुआ। अगर हम यहाँ से 10 किलोमीटर इधर की ओर चल जाते हैं तो विस्थापन मेरा कहाँ होगा, 5 किलोमीटर 10-15 किलोमीटर नहीं होगा, यहाँ से ये लंब चला जाएगा और इस प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी के बीच के दूरी को हम विस्थापन कर लेंगे, ये विस्थापन होगा। ठीक है,
विस्थापन का मतलब हुआ कि प्रारंभिक जो दूरी, जहाँ शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को हम विस्थापन कर देंगे, हमारी दिशा डायरेक्शन करेगी। यानी 5 किलोमीटर इधर हो गया, 10 किलोमीटर इधर, फार्मूला से होगा 25 या हाउ 100 हो गया, तो वहाँ रूट अंदर कितना होगा 25 + 100, 125 रूट में चल जाएगा। यही विस्थापन मेरा हो जाएगा। तो यानी कि विस्थापन इसका आंसर हो गया, सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? गति, बल घूर्ण, वेग, विस्थापन। इसमें बल व समय लगा है, गति में नहीं लगा, गति विस्थापन सदिश राशि। ऐसे भी गति है ना, गति एक मान लो मेरी 5 मीटर प्रति सेकंड मेरी गति है, किधर गति है, कोई मतलब ऐसा नहीं निकल रहा है, कोई इसमें दिशा तो है नहीं, सिर्फ परिमाण नजर आ रहा है, यानी कि यह अदिश राशि में गति अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि स्केलर वेक्टर, स्केलर होता है, सदिश को वेक्टर बोलते हैं, इसको स्केलर बोलते हैं। स्केलर में क्या होता है, सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। तो स्केलर में कौन है, दाब, त्वरण, बल, वेग, तो सब में परिणाम होता है, दिशा भी होता है, परिणाम भी होता है, दिशा भी, लेकिन दाब में नहीं होता है। दाब में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। आंसर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि में दाब सदिश राशि है? नहीं, अभी तो पढ़े अदिश राशि है, IAS क्वेश्चन पूछा हुआ है। काज अदिश राशि है, ऊर्जा एक अदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है। संवेग का फॉर्मूला होता है P = mv, P = mv, द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग, संवेग को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के गुणनफल में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होता है? कहता है कि पदार्थ के संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग, और वेग के अनुपात में, और वेग बट्टा में वेग कर दे, अनुपात बोल रहे हैं, तो वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी? वेग से वेग कट जाएगा, बचेगा द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगी। PPSC क्वेश्चन पूछा हुआ है 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल गुणनफल है, बल किसका गुणनफल है? F है, जो बल फोर्स है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, ma, फार्मूला होता है ना बल का, किसका नियम से? बल न्यूटन के दूसरा नियम से परिभाषा का प्राप्त होता है। न्यूटन का दूसरा नियम, गति के दूसरा नियम से बल की परिभाषा ज्ञात करते हैं। तो द्रव्यमान और त्वरण कौन में है? बस आंसर सी, बी, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घन का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल की निरूपित करने वाला संख्या समान है, तो उस घन के किनारे की लंबाई का माप क्या होगी? चलो इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। कोई घन है, उसका आयतन, घन का आयतन कितना होता है? भुजा की, भुजा को हम L मान लेते हैं, भुजा को हम L मान लेते हैं, ठीक है। तो घन का आयतन भुजा की, और किसके बराबर है? पृष्ठ क्षेत्रफल के निरूपित करने वाली संख्या के समान है, 6 × L², भुजा स्क्वायर की समान है। तो हम इसको निकालेंगे, L का मान हमको निकालना है, L² से एक 3 कट जाएगा, ये भी L खत्म हो जाएगा, ठीक है। L = 6, हमको 6 इसमें ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ C मान देते हैं 6 और D मान लेते हैं 2 4 जो रहे, तो हमारा हो जाएगा 6, आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा संरक्षण का आशय हम लोग समझते हैं, ऊर्जा संरक्षण का आशय का मतलब ये हुआ कि ऊर्जा का सृजन या विनाश होता है। ऊर्जा संरक्षण का आशय थोड़े नहीं होता है, ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है, नहीं, ये भी गलत है। ऊर्जा का न तो सृजन होगा और ना ही विनाश होगा, ये एकदम 100% सच है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से विरूपित नहीं होता है, जो हमें सूर्य के ऊर्जा से नहीं प्राप्त होता है? तो इसमें क्या क्या आंसर हो जाएगा? पवन ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है, बायोमास सूर्य से प्राप्त होता है, नाभिकीय ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है, या फिर भूतापीय ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है। इसमें आंसर सही होगा बायोमास है ना, ये सूर्य से प्राप्त होने वाली चीज़ है। पवन ऊर्जा भी सूर्य से प्राप्त होने वाली चीज़ है, लेकिन यहाँ पूछा है क्वेश्चन नहीं होता है। नाभिकीय ऊर्जा में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जिससे होते हैं उत्पन्न,
न्यूट्रॉन, नाभिकीय अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों रहते हैं, उसी के वजह से नाभिकीय ऊर्जा होता है। नाभिकीय संलयन होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, या फिर भूतापीय ऊर्जा भूमि के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो रासायनिक क्रिया होता है, जो यानी कि नाभिकीय क्रियाएं अंदर हो रही है, उसकी वजह से भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये दोनों तो सूर्य से थोड़ा ना हो रही है, नहीं ना हो रही है। बायोमास सूर्य से हो रही है, पवन ऊर्जा सूर्य से हो रही है। तो हमारी करेक्ट आंसर ए और बी दोनों हो जाएंगे इसमें। तो हमारे करेक्ट आंसर ए और बी, सब इरेज कर देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्या, इसमें दोनों आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? हवाएं तो चलती हैं, हवाएं तो बह रही है, फ्लो कर रही है ना, उसकी गति है, हवाओं की एक गति है। स्थिर हवा को जानते होगा, स्थिर हवा है, महसूस कर सकते हो स्थिर हवा को? नहीं, हवाएं गति में होती है, तो इसकी ऊर्जा केवल गतिज होगी, स्थितिज नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है? वायु की शक्ति, विंड पावर में जो वायु शक्ति पवन चक्की होती है, उसमें कौन सी रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित है? विद्युत ऊर्जा में कौन सी रूप होती है? वायु शक्ति में गतिज ऊर्जा में ना परिवर्तित होती है, गति करेगी तब ना विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। कोई गति करेगा, पवन चक्की कैसा होता है? यहाँ पर एक डैनर होता है, पवन चक्की है, पवन चक्की जब गति करेगी तब ना इसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो यानी कि ये गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? कौन सी ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल होना चाहिए हमको? ठीक है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल हमको होना चाहिए? यानी गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, ऑप्शन ए। स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलो देखते हैं, तीनों में क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या करनी है? हमें घर्षण निकालना है। घर्षण से क्या उत्पन्न होगा? उष्मा उत्पन्न होगा। तो गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से कभी घर्षण नहीं उत्पन्न होगा। पहली बात ये है, अगर कोई वस्तु स्थितिज में है तो ये घर्षण नहीं उत्पन्न करने की, लेकिन जैसे ये गति में जाएगा, दोनों हाथ को, हथेली को रगड़ेंगे तो उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगा कि नहीं? लेकिन हाथ को गति करेंगे तब ना, अस्थायी हाथ को अगर रख लेंगे तो उष्मा उत्पन्न होगा? नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन जैसे ही गति ऊर्जा में गति करेंगे, हम हाथ को गति रगड़ेंगे, घसीटेंगे, तो ये उष्मा उत्पन्न होगा, यानी कि आंसर सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी ने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए पुट का सही उत्तर चयन कीजिए। अब हम पढ़ते हैं। उष्मा से विद्युत निकालना है, हमें हीट से क्या करना है? विद्युत बनाना है। विद्युत से ध्वनि बनाना है, द्रव्यमान से उष्मा और रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश में, विद्युत से ध्वनि तो समझ में आ रहा है कि लाउड स्पीकर है, आंसर हो गया। इसको एलिमिनेशन मेथड से बना सकते हैं। द्रव्यमान से उष्मा बनाना है, द्रव्यमान से हमको उष्मा बनाना है। हम कोई द्रव्यमान को उष्मा में परिवर्तित करेंगे तो नाभिकीय रिएक्टर में करेंगे। रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश बनाएंगे, कोई रसायन विधि से हम उष्मा और प्रकाश निकालेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक सोलर सेल में, क्योंकि सोलर सेल में रिएक्शन होता है, रसायन विधि से होता है, उष्मा और प्रकाश निकलता है। और उष्मा से विद्युत हम क्या करेंगे? कोई ईंधन का दहन करेंगे तो उष्मा से विद्युत निकलेगा। ठीक है, उष्मा से विद्युत, ईंधन का दहन करने से क्या होगा? उष्मा से विद्युत निकल गया। तो पहला का हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं, उष्मा से विद्युत सौर सेल से में होगा। ऑप्शन ये प्रॉब्लम है, रुको, सॉरी है, मेरे से गलती हुई है, इसको इरेज करो। उष्मा से विद्युत हम निकालेंगे, कोई हीट कर रहे हैं, सौर सेल में हीट हो रहा है तो हमको सेल निकलेगा ना, हम ईंधन दहन कहाँ जा रहे? नहीं, हम उष्मा से क्या करेंगे? हम विद्युत निकालेंगे। ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 5। ठीक है, कार ब्रेकिंग में हम कोई उष्मा नहीं निकाल रहे हैं। कार में घर्षण उत्पन्न हो, ब्रेकिंग करेंगे तो घर्षण उत्पन्न होगा, घर्षण से उष्मा होगा, घर्षण से उष्मा इसमें कोई है नहीं। तो रासायनिक से उष्मा प्रकाश निकालेंगे हम ईंधन दहन करके, कोई रासायनिक चीज़ को दहन करेंगे, ईंधन करें, तो रसायन विधि से दहन ईंधन हो रहा है, लहर रहा है, तो उसमें उष्मा और प्रकाश निकल रहा है। सौर सेल से क्या होगा? सौर सेल से हम उष्मा से विद्युत बनाते हैं, यानी कि सौर सेल में सूरज के प्रकाश से उष्मा लिए और उसे विद्युत बना दिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 11 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ऑप्शन नहीं आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया है? गति को सबसे पहले न्यूटन से भी पहले गैलीलियो ने परिभाषित किया है, उसके बाद न्यूटन ने दिया था गति का नियम। न्यूटन के गति का पहला नियम से क्या प्राप्त होता है? पहला नियम से हमें जड़त्व का नियम मिलता है। न्यूटन गति का पहला नियम क्या होता है कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, अगर कोई विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। ठीक है, अगर कोई वस्तु गति में है वो गति में जाता रहेगा, ऊपर बाहर में आके हम पर उसके बाद उस पर एक बल लगाएंगे तभी वो रुक जाएगी। इसका मतलब गति का प्रथम नियम का जो उस पर आ गया, क्योंकि गति के है तो गति में रहेगी, विराम में है तो विराम में रहेगी, जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित न किया जाए। जड़त्व का नियम होता है, जड़त्व माने स्थिरता का, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको इनर्शिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है तो उसमें बैठी हुई यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? कोई ट्रेन स्थिर है, पहले बात कि एक ट्रेन है वो स्थिर है, इसमें एक यात्री बैठी है और जैसे ही आगे की ओर चलना प्रारंभ करता है तो ये शरीर पीछे की ओर झुक जाती है। इसका मतलब है एक ट्रेन तो पहले स्थिर में है यानी जड़त्व में है, आदमी भी जड़त्व में इसमें है, लेकिन जैसे ही ट्रेन तो बढ़ गई, ट्रेन का गति मिल गया, ट्रेन से जो सतह हुआ चिपका हुआ है इसका पैर, इसको भी गति मिल गया क्योंकि इसके साथ बहुत कम दूरी है, डिस्टेंस बहुत कम है, तो ये भी गति में आ गया। लेकिन जो ऊपर वाले जो हिस्सा है, जो इसका सर वाले हिस्सा है, ये तो अपनी अवस्था पाए रहने के लिए रहेगा कि हम स्थिर में हैं तो स्थिरता बनाए रखें, लेकिन ट्रेन तो आगे बढ़ गई तो स्थिरता बनाए रखना चाहता है, लेकिन इसमें कोई बाह्य बल आरोपित हो गया यानी कि ट्रेन गति हो गया, तो ये अपनी स्थिरता बनाने रखने के लिए पीछे की ओर झुका देता है। ये क्या होता है? तो स्थिरता का जड़त्व हो जाएगा इसमें, क्योंकि स्थिर में ना है तो स्थिरता का जड़त्व होगा। गति का जड़त्व कब होगा? जब कोई गाड़ी गति कर रहा है, एकाएक ब्रेक मार दे तो आदमी आगे की ओर झुक जाता है, इसमें गति का जड़त्व लगेगा, क्योंकि गति में था, हमारा पूरा बॉडी गति के जड़त्व में, गति में है, एक अपना गति बनाए रखा है, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगा, कोई बाह्य बल आरोपित हुआ तो हम अपना गति बनाए रखने की अवस्था में होने के कारण हम आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये गति का जड़त्व हो जाएगा किसमें? जब गाड़ी चल रही है तो एकाएक ब्रेक लगेगा तब। स्थिरता का जड़त्व क्या होता है? जब गाड़ी स्थिर है एकाएक बढ़ गई तब पीछे की ओर झुकना स्थिरता का जड़त्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस की बैठी यानी एक बस है, ठीक है, चल रही है आगे की ओर, अचानक दाईं ओर मुड़ जा रही है, दाईं ओर नहीं इधर मुड़ जा रही है, ठीक है, दाईं ओर राइट की तरफ मुड़ जा रही है, दाईं ओर मुड़ गई। तो दाईं ओर मुड़ने से क्या हुआ कि बस तो दाईं ओर मुड़ गई, लेकिन इसमें बैठा आदमी है, क्या होगा? दाईं ओर झुकेगी? नहीं, दाईं ओर नहीं झुकनी चाहिए। बाईं ओर झुकेगी? जी, बाईं ओर झुकेगी। आगे की ओर गिरेगी? नहीं, बाईं ओर झुकेगी, क्योंकि ये जैसे ही आगे की ओर, ये तो शुरुआती में इस डायरेक्शन में जा रही है, उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर जा रही है, लेकिन जैसे ही राइट मुड़ी तो इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, लेकिन जो बैठा हुआ आदमी है वो तो नॉर्थ की ओर डायरेक्शन की ओर बैठा हुआ है, इसका जड़त्व तो नॉर्थ की ओर है, लेकिन मुड़ गने के कारण ये अपना जड़त्व बनाए रखने की वजह से ये नॉर्थ की ओर माने कि बाईं की ओर झुक जाएगी। जो अपनी दाईं ओर झुकेगी तो इसके विपरीत दिशा में वो झुक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्थिर विज्ञान मतलब स्थिर है वो, स्थिर विज्ञान का संबंध किससे है? स्थिर से होगा। तो स्थिर विज्ञान का संबंध स्थिर से गतिमान नहीं, रेस्ट की अवस्था से होती है स्थिर विज्ञान। कथन ए, एक पूर्णतः घर्षणहीन क्या है? पृष्ठ है, ठीक है, घर्षणहीन पृष्ठ एक पूर्णतः है, पूरी तरह से इसमें घर्षण नहीं है, पर खड़ा एक व्यक्ति है, सीटी बजाने से अपने गति में ला सकता है। कोई घर्षणहीन व्यक्ति, घर्षणहीन सतह है, मान लीजिए सतह सरफेस है, इसमें घर्षण जीरो है, फ्रिक्शन जीरो है, ये फ्रिक्शन बराबर जीरो, यानी फ्रिक्शन जीरो है तो इस पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? सीटी बजाएगा, सीटी बजाने से अपनी गति में ला सकता है या ना? ऑप्शन पहले कथन ए सही है या गलत? कथन बी तुम सोचो, बताएंगे अब तुरंत। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसका संवेग एच परिवर्तन नहीं हो सकता है। ऑप्शन कथन आर तो हम समझते हैं पहले। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है, हम किसी वस्तु है उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, तो संवेग परिवर्तन होगा कैसे? नहीं हो सकता है। ऑप्शन
आर तो ये सही है, करेक्ट है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन ए। अगर घर्षणहीन है, घर्षण जीरो है, अब कोई आदमी सतह पर खड़ा है तो सीटी बजाएगा ना तो अपनी गति में ला सकता है। कैसे ला सकता है कि अगर हम घर्षण, जहाँ पे घर्षण जीरो है ही नहीं और हम उस पर खड़ा है तो सीटी बजाएंगे तो हम अपने मुंह से हवा छोड़ेंगे। सीटी बजाएंगे तो अपने मुंह से एयर को एग्जॉस्ट करेंगे यानी हवा छोड़ेंगे, तो हवा का डायरेक्शन जो आगे की ओर होगा, लेकिन हमारी हवा जो विपरीत दिशा में जो बल लगाएगा बाहरी वातावरण, वो हमें पीछे की ओर ढके लेगा, क्योंकि घर्षण जीरो है। यहाँ पे ध्यान रखना, घर्षण जीरो है। तो अगर हम हम इधर की ओर हवा छोड़ रहे हैं, ठीक है, एयर हम फ्लो किए हैं, लेकिन जो बाहरी वातावरण हुआ, वायुमंडल में जो हवा है वो हमें धक्का देगी कि नहीं देगी धक्का, क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम यही कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हम किसी को हम धक्का दे रहे हैं तो वो भी हमें विपरीत दिशा में धक्का देगा, तो वो हमें धक्का देगी। इसीलिए हम घर्षणहीन जगह पे हम पीछे की ओर गति ला सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या कर रही है, नहीं, इसका इससे कोई संबंध है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी। आइए 2000 में पूछने वाली क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन इसलिए होता है कि बर्फ सड़क से सख्त होता है, ऐसी बात नहीं है। सड़क बर्फ से सख्त होती है, सख्तियता से इसमें क्या मतलब हमें होती है, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, ये भी ऑप्शन गलत है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है, हाँ ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है कि बर्फ में सड़क से अपेक्षा घर्षण कम होती है, फ्रिक्शन बर्फ में कम होती है, इसी वजह से हमें चलना कठिन महसूस होता है, हम चल नहीं पाते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन हो नहीं पाता है और प्रतिक्रिया बल हमें उत्पन्न हो नहीं पाती है, इसीलिए वो हम गिर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर और उसे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। चलो ठीक, शुरू करते हैं, कथन पढ़ते हैं। भरी हुई गाड़ी पूरी तरह से भरल है को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। बात सही है, सही तो लग रहा है, पूरी तरह से सही है। तो हम एक ऑप्शन पढ़ते हैं, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, ऐसी क्या है मतलब, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, ऐसी बात थोड़ी ना है। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, अभ्यास से गुणवत्ता, एक गलत है, आंसर हो जाएगा सी। क्यों सही होगा देखो, यहाँ पे एक बार गाड़ी चल जाने पर घर्षण कम हो जाता है क्योंकि वो रोलिंग मोशन में आ जाता है। अगर कोई गाड़ी है, इसमें 4 चक्का है, अच्छा समझना, ठीक है, ये पूरी तरह से भरा हुआ है तो ये तो उसका वजन तो बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा वजन इसका हो चुका है और ये आगे बढ़ना चाहता है। तो अपन इसका तो जड़त्व, हकीकत ये है कि जड़त्व है ना, जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जिसका जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसका तो द्रव्यमान बहुत ज़्यादा हो गया, एम बहुत ज़्यादा है, एम हाई है इसका, तो जड़त्व इसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो चक्का पर इसका पूरा भार आ जाएगा, जड़त्व बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसका। अब स्थिर अवस्था में रहना चाहेगा ये चाहेगा कि हम अपनी द्रव्यमान को लेकर अपनी स्थिर अवस्था में ही रहे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें आगे की ओर बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हमें, अगर इसको हम धक्का देते हैं तो धक्का तो अधिक ताकत से देना पड़ेगा ना, क्योंकि इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, जड़त्व भी ज़्यादा है। तो अगर हम एक बार धक्का इसको दे दिए तो ये तो रोलिंग मोशन में आ गया, चक्का इसका है जो रोलिंग मोशन में आ गया। अब रोलिंग मोशन में घर्षण कम हो जाती है, घर्षण कम हो जाती है तो इसका क्या हुआ, ये आगे की ओर चलना आसान पड़ेगा, यानी कि घर्षण कम हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर है जो पीछे विकेट कीपर हो, जो गोलकीपर होता है फुटबॉल में, गोलकीपर, हाँ गोल, जो नेट के बगल पास खड़ा होता है, फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। क्रिकेट में भी होता है, हम बॉल को कैच खींचते हैं तो पीछे की ओर अपने हाथ खींच लेते हैं। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं, संवेग परिवर्तन के दर को कम करने में, फुटबॉल पर अधिक बल लगाने में, फुटबॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को बढ़ाने में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन संवेग परिवर्तन के दर को कम करने में। हम अपने हाथ में संवेग, द्रव्यमान और वेग के परिवर्तन के दर को कम करने में हम हाथ पीछे की ओर खींच लेते हैं, ताकि हमें
ज़्यादा चोट का अनुभव न हो, उस पर ज़्यादा वेग का अनुभव न हो। कोई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई गेंद आ रही है हाई स्पीड से आ रही है, ठीक है, उसको हम कैच करने के लिए अगर हम एक जगह पे रख लेंगे तो हमें दबाव ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन जैसे ही पीछे की ओर खींच लेंगे तो संवेग परिवर्तन आगे की ओर चली जाएगी और हमें कुछ संवेग परिवर्तन का दर कम होगा। समय के साथ इसमें परिवर्तन होगा जो कम होगा, समय इसको मिल जाएगा परिवर्तन होने के लिए। हम गति में वस्तु कोई है उसको हम कैच लेंगे तो एकाएक अगर हम रोकेंगे इस पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा, लेकिन इसको हम कुछ टाइम दे देंगे रुकने के लिए तो हमें अनुभव तो चोट कम लगेगा ना इसमें, क्योंकि समय परिवर्तन उसमें कम हो, टाइम मिल गया उसके लिए तो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, किसने दिया था? ये न्यूटन ने दिया था। किसरा नियम है? तो तीसरा नियम है, ठीक है, तीसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, वस्तु को सीधे रेखा पर साथ उड़ाना, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका बात इसमें एक कहता है कि कोई केंद्राभिमान वस्तु है, ठीक है, उसको हम एक वस्तु के वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना के लिए हम केंद्राभिमुखी बल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। केंद्राभिमुखी बल इसको बोलते हैं क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को बनाए रखने के लिए हमें उपयोग करते हैं। जैसे मान लो कोई, जैसे हमारे चंद्रमा है, पृथ्वी के बगल में केंद्राभिमुखी बल काम कर रहा है उस पर, तब ना वो सेंटर एक वृत्ताकार पथ में गतिमान कर रहा है। जैसे ही बल खत्म हो जाएगी अभिकेंद्रीय बल, वो बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल की सहायता से निकल जाएगी, लेकिन अभिकेंद्रीय बल हमारे मजबूत है तो एक वृत्ताकार पथ पर गतिमान कर रही है। केंद्राभिमुखी बल वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 68 बीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस प्रकार होती है? कोरियोलिस बल क्या होता है? पृथ्वी द्वारा लगाई जाती है। पृथ्वी के घूर्णन होते हैं ना, उसी की वजह से होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है। पृथ्वी जब घूर्णी होता है ना, पृथ्वी जो है, पृथ्वी हमारी जो नॉर्थ ईस्ट से पश्चिम से पूर्व, वेस्ट ईस्ट से, हाँ, पश्चिम से पूर्व घूमती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। इसके वजह से क्या होती है कि वायु राशियों की पेटियां होती है ना, वो बदलती है, उसका वायु का डायरेक्शन बदलता है कोरियोलिस बल के कारण। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, एक और बताते हैं। पश्चिम पृथ्वी है जो पूरी ग्रह है ना, पश्चिम से पूरब की घूमते हैं, लेकिन पूरब से पश्चिम की ओर अति शुक्र होता है और अरुण होता है। दो गो ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, शुक्र और अरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य है स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा, ठीक है। एक व्यक्ति क्या किया कि 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा स्थिर नाव पे, और नाव है 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसका। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना होगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। कोई व्यक्ति है, व्यक्ति को हम m मान लेते हैं, नाव को n मान लेते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड के चाल से, इसका चाल कितना होगा? v हो गया, चाल इसका 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन हम निकालेंगे, ठीक है, संवेग में परिवर्तन। पहला बात हो गया कि n पहले m हो गया, m गुने 5, इसका 5 मीटर प्रति सेकंड नाव चल रहा है। फिर दूसरा क्या हो गया, n वाला जो नाव है वो नाव कितना पे चल रहा है? 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल पे चल रहा है, 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल बराबर। इसका संवेग में परिवर्तन क्या होगा? 0 होगा, यानी कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत से कहता है कि प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग दोनों का योग, दोनों बराबर होते हैं। अगर हम संवेग प्रारंभिक और अंतिम से दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, यानी कि 0, इधर माइनस करेंगे तो 0 में माइनस में आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब क्या होता है, हमें n/m निकालना है, क्योंकि क्या करना है, नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना, मनुष्य का द्रव्यमान नीचे m और नाव का द्रव्यमान ऊपरे। तो नाव का द्रव्यमान ऊपरे करने के लिए हम क्या करेंगे, n/m करने के लिए इधर n आएगा, इधर m आएगा, तो n/m बराबर क्या हो जाएगा? 5/0.5, ठीक हो जाएगा। तो यानी कि
इधर 5 से दशमलव जगह तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 5 10 जा 10 15 हो जाएगा, यानी n/m बराबर 10 हो गया। तो हमें 10 गुना मिल जाएगी, ठीक है, आंसर बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन IAS 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल, तीनों की गतिज ऊर्जा सेम है। मान लो गतिज ऊर्जा इसका समान अवरोधक बल लगाए जाते हैं, वे क्रमशः x, y, z दूरी पर रुका। जब सबकी गतिज ऊर्जाएं समान होगी तो उसका दोनों का क्या होगा, बल उस पर सब समान होगा, चाहे जो भी x बराबर y बराबर z होगा। इसमें क्या सोचने की क्या बात है, बस सब बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, ठीक है। गतिज ऊर्जाएं का अनुपात 4:9 है, काइनेटिक एनर्जी समानुपाती v² होती है। 4:9 a है, 4:4/9 है, तो v1² क्या हो जाएगा, v1/v2 बराबर 4 रूट अंदर में चल जाएगा, 4/9 बराबर 2/3। आंसर, इसका आंसर हो जाएगा क्या, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल और कारों में बॉल बेरिंग का प्रयोग होता है, क्यों? क्योंकि पहिया और धुरे के बीच संपर्क का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है, बढ़ेगा तो नहीं, पहिया और धुरे के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है, दोनों बढ़ ही जाता है। अच्छा, वास्तविक और प्रभावी है, ठीक है। पहिया और धुरे के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, सॉरी, और उपयुक्त कथनों में से कोई एक से अधिक, ठीक है। तो इसका आंसर सही क्या होगा कि हम क्या करेंगे, एक रोलिंग पहले समझते हैं इसका। कोई साइकिल है, होकर बीच में पहिया में हम रोलिंग लगा दें, गोला गोला लगा दें, बेरिंग, ठीक है। तो इस क्या होगा, संपर्क क्षेत्र इसमें क्या हो रहा है, कम रहा है कि बढ़ रहा है, कम रहा है। कैसे कम रहा है, अगर कोई पहिया के बगल में हम एक ऐसे चिपका देंगे कोई, इसका संपर्क क्षेत्र तो पूरा ना आ गया, पूरी तरह से बढ़ गया, पूरा हो गया कि नहीं संपर्क क्षेत्र। लेकिन जैसे ही इसमें रोलर जैसा डाल देंगे, गोला गोला कोई आकार का डाल देंगे, बेरिंग की तरह डाल देंगे, इस संपर्क क्षेत्र कम रहा है, क्योंकि आखिर टच तो इतना पर कर रहा है ना, बाकी ये जगह खाली है, जगह खाली है, जगह खाली है, जगह खाली है, कुछ जगह खाली है। संपर्क क्षेत्र का मान क्या कर रहे हैं हम लोग, कम कर रहे हैं। आंसर सी हो जाएगा। और इससे क्या होगा, संपर्क क्षेत्र का मान कम होने की वजह से क्या होगा, ये ज़्यादा अच्छी अपनी चाल से चलेगी, इसका चाल अधिक बढ़ेगा, कम भार कम अपना बल लगाएंगे फिर भी इसका चाल ज़्यादा कम बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। स्थैतिक, सबसे पहले बॉल बेरिंग का उपयोग क्या करते हैं, अब रोलिंग करने के लिए, ये बताएं, रोलिंग करता है उसमें, तो रोलिंग घर्षण के लिए उपयोग करते हैं। रोलिंग घर्षण नॉर्मल घर्षण से कम घर्षण उत्पन्न करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, कार में आराम से बैठल है, एकदम मस्त से बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। कहना ये चाहता है कि इसका प्रतिक्रिया बल, मान लो एक कार है, ठीक है, एक कार में एक आदमी बैठा है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि एक गाड़ी चलेगी, आगे की ओर चलेगी, ठीक है, समतल सतह पर सीधी सतह पर एक गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो इसमें प्रतिक्रिया जो बल, पहली बार की प्रतिक्रिया ये स्थायी पर है, तो इसको एकदम बनाए रखा है एक जगह पे, तो इसका प्रतिक्रिया बल और क्रिया बल दोनों एकदम एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है। और जैसे ही गाड़ी बढ़ेगी, ये रोलिंग मोशन में आना चाहेगी, ये अपनी गति को बढ़ाएगी, और क्या होगा, यहाँ पर का प्रतिक्रिया बल जो इधर से ओर लगा रहा है, ये इधर की ओर लगा रहा है, ये इधर के लगा रहा है, अब ये क्या होगी, कम जाएगी, R के बराबर नहीं होगा, R से कम हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, R से कम हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर, ठीक है, तेल से क्या हुआ, अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सतह पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। इसको समझना अच्छा से, तेल का मुक्त पृष्ठ
क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्षैतिज बना रहेगा। पहले हम एक तेल टैंकर पार लेते हैं बहुत अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। एक तेल टैंकर है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें चक्का लगा हुआ, एक चक्का यहाँ एक चक्का यहाँ, ठीक है। इसके आगे इंजन लगा हुआ है, जो एक चक्का यहाँ पे ड्राइवर बैठा है। चलो जब भी पढ़ाया बहुत अच्छा पढ़ाया। अब क्या हुआ कि ये तेल टैंकर है, इसमें पूरी तरह से तेल भरा हुआ है। इतना तो बोल दिया, इतना क्वेश्चन के हिसाब से इतना हम चल दिए। अब एक गाड़ी एक समान त्वरण से चलेगी तो क्या होगी, ये तेल की जो है अंशतः रूप से भरा हुआ है ना, पूरी तरह से नहीं, अंशतः रूप से भरा हुआ है, यानी कि हाफ यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। इतना इरेज करते हैं। चलो ठीक है। ये अंशतः रूप से इतना भरा हुआ, ठीक है। जैसे ही गाड़ी गति में आएगी तो इसका जो इधर का जो आवरण है वो इधर ऐसे हो जाएगी, इधर कम जाएगी और ये तेल पूरा ऐसे आ जाएगी, पीछे की ओर आ जाएगी, ठीक है। गाड़ी गति करेगी जैसे ही एक त्वरण लेगी, त्वरण मान लो इसका ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है ना, तो इसका मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ही बढ़ रही है, तो इसका तेल पूरी तरह से अपनी पीछे की ओर डायरेक्शन में आ जाएगी, आगे कुछ कमेगा, ठीक है। उसका आय का स्तर कुछ कम जाएगा। अब समझते हैं क्वेश्चन। क्षैतिज बना रहेगा, क्षैतिज तो बना नहीं रहेगा क्योंकि गति में है तो पीछे की ओर आएगा। क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी। पिछला सिरा पर गहराई कम होगी। तुम क्या लगता है यहाँ से यहाँ तक के बीच में गहराई बढ़ रही है कम रही है? गहराई अगला सिरा में कमेगी। क्षैतिज से इस प्रकार आनत हुआ कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। हाँ, पिछला सिरा की गहराई डी होगा, जो चाहे इसको एच मान लो, वो ज़्यादा होगी, तो पिछला सिरा की गहराई क्या होगी? ज़्यादा होगी। परवलयी बर्गाकार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यदि तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, कोई तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ है, सर्कुलर पाथ है, समझ में आना, पहले ध्यान से लगना, सर्कुलर पाथ है। इसका ऑप्शन कहाँ गया? ऑप्शन इसका आगे होगा। हाँ, क्या पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार और। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ है, शार्प सर्कुलर पाथ है, पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाला वाहन है, ठीक है। वो क्या करता है आगे? अब यहाँ पर एक 4 पहिया वाला वाहन, चलो आगे पार लो। बाहरी पहियों पर उल्टेंगे, एक वृत्ताकार पथ है, समझ में आ गया। यहाँ से 4 पहिया वाला वाहन जा रही है, तीव्र गति से चल रही है, बाहरी पहियों पर उल्टेगी। बाहरी पहिया तो इधर हो गया, अंदर वाली पहिया यहाँ हो गया, तो अंदर वाली पहिया तो उल्टेगी नहीं क्योंकि ये गति में है, ऐसे की ओर जा रही है, ऐसे गति कर रही है, तो अंदर के पहियों पर उल्टेगी नहीं। बाहर की तरफ फिसलेगी, हाँ ये बाहर की तरफ फिसलेगी, यहाँ से एक अब केंद्रीय बल इधर की ओर खींचेगी, लेकिन कोई इसमें जुड़ाव है नहीं, तो अब केंद्रीय बल काज करेगी। अब केंद्रीय बल इसको बाहर की ओर धकेलेगी। पहली बात है कि बाहर की ओर तरफ खींचेगी, कन्फर्म है। अब एलिमिनेशन मेथड से अगर लगाना है तो एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। ऑप्शन या तो ए सही होगा या तो डी सही होगा। आंसर ये तो गलत हो जाएगा। पहला बात की 2 और यहाँ 3 वाला गलत, 3 वाला में कौन, सॉरी ये गलत होगा या फिर 3 वाला कौन में है? ये सही होगा या फिर ये सही होगा। 1 पढ़ते और 2 पढ़ते हैं, तो अंदर की पहियों पर उल्टेगा, अंदर की पहियों पर नहीं उल्टेगी। अंदर की पहियाँ उठेगा ऊपर की ओर और बाहर की पहियों पर उल्टेगा, यानी कि ये 1 और 3 दोनों सही हैं। IAS 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट के गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, ठीक है। कुछ दूर लुढ़कने के बाद क्या होता है? गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्योंकि गेंद रुकने के लिए धीमी क्यों होगी? क्यों कहा? इसका ऑप्शन है ABCD में पढ़ते हैं। बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से नहीं हिट किया था, ये ऑप्शन सही नहीं है। वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, ये फालतू लग रही है। गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं है, अतः गेंद विरामावस्था में आने के लिए प्रयत्न है। कितना अच्छा लग रहा है क्वेश्चन पढ़ने में, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर सही नहीं है। क्वेश्चन का आंसर सही ये है, क्योंकि ये विपरीत दिशा में एक बल कार्य कर रहा है, इसी वजह से गेंद की गति धीमी हो रही है। गेंद अगर है, गेंद इधर की ओर जा रही है तो विपरीत दिशा में एक विपरीत बल काम कर रहा है, इसी वजह से गेंद की गति कम होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? त्वरण A बराबर V माइनस U बटा T, जोन में है उसको सही लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का काज अपकेंद्रीय बल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने के कारण अपकेंद्रीय बल काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो हो गया ख़त्म। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी और हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने अपनी तरीक़ा से अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया है। जो अगर अच्छा लगे तो इसमें लाइक करें, शेयर करें और मुझे उम्मीद है आने वाली वीडियो इसी फिजिक्स के इस घटनाचक्र के फिजिक्स से क्वेश्चन लाया जाएगा, जो पूरी तरह से घटनाचक्र से ही सम्मिलित होंगी, जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे संबंधित होंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, तो हंसते खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।